हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र का जो विविध प्रश्न होता है उसका चौथा पार्ट देखेंगे, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विविध प्रश्नों से 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा हाल में, आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जब भारत जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो उस समय स्थिति क्या होगी भारत की, ये बताना है प्रश्न में आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ब्लेकर ने महोदय ने बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ऊंची, द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर का ऊंचा बना रहना, ठीक है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था मानते थे। ठीक है, और तृतीय अवस्था उन्होंने माना था कि जिसमें जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट आए, और चौथी अवस्था माना था जिसमें जन्म दर बहुत तेजी से गिरे और यहाँ तक कि मृत्यु दर जन्म दर से ऊंची हो जाए। ये ब्लेकर महोदय की जनसंख्या परिवर्तन का जो जनांकिकीय संक्रमण था उसकी ये तृतीय अवस्था में उन्होंने कहा था कि उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। ठीक है, उन्होंने कुल 5 अवस्थाएं बताई थी। पांचों अवस्थाओं को आप लोग याद रखिएगा, किसी भी अवस्था को पूछ लेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के निम्न सूत्र में खाली स्थान भरिए। यहाँ पे a-o बटे क्या होगा ये पूछा है आपको यहाँ। तो क्या आएगा, तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर a-o बटे o। ठीक है, जहाँ m क्या है, कुसंमंजन की मात्रा अथवा कहे तो अनुचित अनुपात। ठीक है, अनुचित अनुपात m है। ठीक है, वास्तविक जनसंख्या a क्या है, वास्तविक जनसंख्या। ठीक है, वास्तविक जनसंख्या। o क्या है, सर्वोत्तम जनसंख्या। ठीक है, सर्वोत्तम जनसंख्या। तो आदर्श जनसंख्या निकालने के लिए यही फार्मूला है, m = a-o बटे o। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा, m बराबर a-o बटे यहाँ पे o आ जाएगा। ठीक है, o क्या है, सर्वोत्तम जनसंख्या है। ठीक है, वो क्या है, सर्वोत्तम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो इसका क्या तात्पर्य होगा, इसका तात्पर्य होगा कि इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। AU बराबर औसत उपयोगिता, MU बराबर सीमांत उपयोगिता, TU बराबर कुल उपयोगिता, MC बराबर सीमांत लागत। ठीक है, तो किसके बीच उन्होंने विरोधाभास को नहीं सुलझा पाया था, तो वो नहीं सुलझा पाए थे MU बराबर TU के बीच, यानी MU जो सीमांत उपयोगिता है और TU जो कुल उपयोगिता है, यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच उन्होंने विरोधाभास को नहीं सुलझा पाए थे। क्लासिकी लेखक माने जाते हैं जल हीरा को। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 सूची दिया गया है, अगले क्वेश्चन में 2 सूची दिया गया है, इसका मिलान करना है। इधर लेखक है, इधर उनकी जो है संरचना है, तो इसको मिलान करना है। तो ग्रोसन का नियम कौन सा नियम था, तो ग्रोसन का नियम जो है वो था सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यह A में 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे A में 4 हो जा रहा, पहला यही है, तो इसको तुरंत आप लोग एक भी आता है अगर मिल जाता है तो इसको कर सकते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम कौन सा नियम दिया था, तो मुद्रा संचालन का नियम, मुद्रा संचालन का नियम। तो ब में आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। से का नियम, से का नियम क्या था, तो से का नियम था माघ और
आपूर्ति का नियम, ठीक है। वेगनर का नियम कौन सा था, तो सार्वजनिक व्यय का नियम, यानी डी ऑप्शन आपका कूट सही हो जाएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों जो लेखक हैं इनके इस चारों मान को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका डी कूट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर जो है सर्वाधिक लाभदायक होगी, तो वो होगी 3:1 की, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि एक इकाई उत्पादन पर पूंजी की 4 इकाई लगे तो हम कह सकते हैं कि पूंजी का अनुपात जो होगा वो 4:1 का होगा, ठीक है। लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु की 1 इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी या विनियोग की मात्रा जो है कम होगी, जो एक अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कम पूंजी या विनियोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन मानक माना जाता है, पूर्ण मानक माना जाता है, वो 3:1 का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है। आय की असमानताओं को नहीं मापता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो आय की असमानताओं को नहीं मापता है। लारेंज वक्र जो दिया गया है, लारेंज वक्र तथा गिनी का गुणांक एक है, ये दोनों की आय की विषमता की माप से जो संबंधित है। इसे जो है विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के जो है आधार पर भी मापा जा सकता है। और आय की विषमता को जो है प्रति व्यक्ति आय या कूटनेट विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो असमानताओं को नहीं माप पाता है तो वो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। अमर्त्य सेन किससे संबंधित थे, तो अमर्त्य सेन जो है तकनीकी चुनाव से संबंधित थे, तो ए में 4 है, देख लीजिए यहाँ पे ए 2 जगह है, तो अभी और चलिए आगे। हर्षमैन किससे संबंधित थे, तो हर्षमैन जो थे असंतुलित विकास से संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पे 2 यानी सी आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा। रोस्ट्रोव किससे संबंधित थे, तो विकास के चरण से संबंधित थे। और जी मिर्डल किससे संबंधित थे, तो चक्रीय संचयी प्रक्रिया से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ये भी चारों आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिंगल में भी और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी थी, तो ये किसकी पुस्तक है, वैश्विक मंदी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो ये लिखा था वाई.बी. रेड्डी ने, ठीक है, वाई.बी. रेड्डी ने, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1936 में, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है, जॉन मेनार्ड कीन्स का, ठीक है। कीन्स कभी कभी खाली नाम दे देता है, और पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, या खाली किन्स भी कहीं कहीं देता है। तो किन्स की ये पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये प्रकाशित हुई 1936 में, ठीक है। और इसमें इन्होंने उन कारणों पर प्रकाश डाला जो किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा, गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा, तो ये हो जाएगा आपका आयात में वृद्धि, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि बढ़ी हुई आय का कुछ भाग विदेशों से वस्तुओं के आयात पर व्यय हो जाता है तो आय का वह भाग अर्थव्यवस्था में व्यय नहीं होगा और दूसरे देश में प्रवाहित हो जाएगा, परिणाम स्वरूप जो है गुणक प्रभाव में कमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो ये 2011 की आंकड़ा है, ठीक है। तो इसमें केरल प्रथम पे था, ठीक है, 2011 के आंकड़ा के अनुसार देखा जाए
तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहाँ आपकी साक्षरता कितनी थी, 94% थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है, पूछा है। तो बिजली का घरेलू उपभोग ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है। ठीक है, ऐसी सभी वस्तु तथा सेवाएं जिनकी व्यवस्था सरकार द्वारा बजटरी व्यवस्था के द्वारा हो, जिनका सामूहिक उपभोग हो, जैसे रक्षा हो गया, देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सेवाओं तथा सामान्य प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय। ठीक है, ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तु हो जाती है। लेकिन बिजली का घरेलू उपभोग हम तभी कर सकेंगे जब उसका हम भुगतान करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नांकित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो आप लोग जानते होंगे बिहार की। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% थी। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का कितना था, तो अरुणाचल प्रदेश इससे ज़्यादा था, 65% था, 65.4%। नागालैंड का कितना था, तो 79.6%। ठीक है, और सिक्किम की सबसे ज़्यादा थी इसमें 81.4%। सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का है, अभी हम लोग पढ़े हैं 94%। तो सबको याद रखिएगा, साक्षरता दर से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को जो है, जो ये आर चिन्ह का प्रारूप किसने दिया था। तो ये दिया है आपका डी उदय कुमार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रुपये चिन्ह जो सिंबल है, इसके लिए चयनित चिन्ह जो ये है, चयनित चिन्ह की रचना जो है आईआईटी मुंबई के इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में जो है स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डी उदय कुमार ने की थी। और इस चिन्ह को जो है वर्ष 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, वर्ष 2010 में इसको अपनाया गया था। यह रोमन अक्षर आर देवनागरी के रे से मिलते जुलते प्रतीक इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, हवाला क्या है। तो हवाला जो है विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन, उसको क्या कहते हैं, हवाला कहते हैं। हवाला व्यापार अधिकृत विदेशी विनिमय चैनलों को बाईपास करने वाली एक प्रणाली है, और इस व्यापार में लगे लोग जो है भुगतान घरेलू मुद्रा में प्राप्त करते हैं तथा इसके बदले जो है विदेशों में विदेशी मुद्रा डॉलर की आपूर्ति कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हलाला कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो ओकुन का जो नियम संबंध है वो बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दर्शाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आर्थर, इनका पूरा नाम था आर्थर ओकुन। इनके द्वारा प्रतिपादित ओकुन का नियम यह प्रतिपादित करता है कि बेरोजगारी में 1% की वृद्धि पूर्ण क्षमता जीडीपी के 2% की कमी लाएगी, या कहा जाए तो पूर्ण क्षमता जीडीपी की तुलना में जो है जीडीपी के प्रत्येक 2.5% की कमी के साथ जो है बेरोजगारी में 1% की जो है वृद्धि होगी। ठीक है, यही उनका नियम था, और उनका नियम संबंधित था बेरोजगारी और वास्तविक सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।